बहुत अजीज पाकिस्तान के खूबसूरत शहरों कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, भालपुर, पेशावर, सियालकोट, दुनिया भर कोने कोने में जहां पहुंची मेरी आवाज, सबको मैं कहता हूं गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। आज है बुध 16 रबीउल सानी 1445 हिजरी, नवंबर की है 1 तारीख सन 2023 और आपने खूबसूरत सी सुबह का आगाज किया है मेरे साथ। नाम है मेरा अदील। सनराइज शो में मेरा और आपका साथ हमेशा की तरह सुबह के 9 बजे तक बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी बातें, आपकी पसंद के म्यूजिक, आप लोग के मैसेजेस लेकर अदील एक बार फिर से आप ये खिदमत में हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा और आप लोगों का वीक भी अच्छा गुजर रहा होगा। एंड well, it's bright and sunny and hazy morning, not that sunny but hazy morning of course here in Karachi, not as good as it was yesterday but unfortunately मैंने आज ज्यादा बाहर टाइम पार्क में स्पेंड नहीं किया तो मैं ज्यादा इसका अच्छा तज्जिया जो है वो आज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन बहरहाल here I am and yes, नबील का सॉन्ग भी चल रहा है। ऐसा करते हैं, इस गाने को हम पहले इख्तिताम की जानिब ले जाते हैं और फिर आपकी खिदमत में वापस आते हैं। अगर आप प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, यू कैन पोस्ट ऑन X with the hashtag sunrise with Adeel। Yeah, here I am guys and उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यार मेरी जरा ना आज तबीयत थोड़ी सी ऑफ चल रही है यार, और मैं बस शुक्र करें मैं आज शो करने आ गया हूँ, वरना आखिरी मौकों तक यानी 7 बजे तक मैं ये सोच रहा था कि यार आई थिंक आई शुड स्टे होम टुडे, आज घर में मैं रुकूं और जो है ना वो मैं जरा नहीं नो बुखार नो गला, लेकिन यार सीरियसली सीरियस अपसेट, इतनी पेट में जो है ना वो बैड सीन रहा है कल। जैसे कहते हैं ना कि मैं क्या बताऊं यार कि बहुत परेशान रहा मैं रात में, और इतने महंगे रेस्टोरेंट से जाके इतना महंगा सा थोड़ा सा लजानिया खाया। लाइक थोड़ा सा लजानिया इसलिए खाया बिकॉज सर्विंग इतनी छोटी थी, गुस्सा भी आया देख के, अभी इतने पैसे ले रहा है, इस लजानिया की कॉस्ट क्या होती है यार। लेकिन यार वो पता नहीं शायद इसी नियत के साथ मैंने खाया तो वो शायद उस लजानिया ने जो है ना वो मुझसे बदला लिया, और उफ मैं वाज इन सो मच पेन मैन सीरियसली। अभी देखें फिर अम्मी ने एक नुस्खा बताया है, जाके अब मैं घर में ट्राई करूंगा ये। अभी तो फिलहाल फिर मैं शो करने तो बहरहाल में आ गया हूँ। अगर ड्यूरिंग द शो अचानक मैं बोलते बोलते गायब हो जाऊं तो फिर you guys understand right what could have happened and what would have happened, so nevertheless चलें जी। और यह सीन है, अभी ये सीन है कि जनाबे वाला हम जो है वो अभी प्रोग्राम का हमने आगाज कर दिया और आप लोग जो है वो मैसेजेस कर रहे हैं विद द हैशटैग सनराइज विद अदील। और अभी हमारे दोस्त वसीम साहब का मैसेज आया, मुझे पता ये चला कि मेरे आने से पहले आरओ बैंड का जो है वो गाना चल रहा था, ऑफ कोर्स नबील शौकत अली के इस गाने से पहले एक चाह, तो वो शायद इतना पसंद आया हमारे दोस्त वसीम साहब को जो लाहौर में प्रोग्राम सुनते हैं। उन्होंने कहा कि भाई आरओ का एक और गाना उन्होंने जो है वो रिक्वेस्ट किया है, तो आरओ का मैं एक और गाना चलाऊंगा। और हमारे दोस्त हम रहमान खिलजी साहब जो कि खुद आरओ के बहुत बड़े फैन हैं, हम उनको भी जो है ये गाना डेडिकेट करेंगे। जावेद साहब कहते हैं टॉप द लास्ट पेसर्स चैलेंज, इफ स्पैमर्स आर नॉट टेकन एज पार्टिसिपेंट्स नाउ वेटिंग फॉर द न्यू वन। भाई माशाल्लाह, भाई कल हमारा ऑफ कोर्स जो हमारा पेसर्स का चैलेंज था अक्टूबर के महीने का, वो अपने अख्ताम को पहुंचा और माशाल्लाह मैंने जनाबे वाला मुझे जो बार बार मैं हर महीने जो अप्रिशिएट कर रहा हूँ वो हमारे दोस्त जावेद साहब की जो है वो धमाकेदार परफॉर्मेंस है। लाइक क्या परफॉर्मेंस, रोहित शर्मा, क्या विराट कोहली, क्या फलाना, लेकिन जावेद साहब ने जो इस बार कारकर्दगी दिखाई है माशाल्लाह, ही एंडेड दिस मंथ विद 732,763 स्टेप्स, यानी तकरीबन 3/4 मिलियन इन्होंने जो है वो इस महीने स्टेप्स जो हैं वो चले हैं, और ये एक इंतहाई जिसे कहना चाहिए कि तबाहकुन किस्म की जो है वो इनकी परफॉर्मेंस रही है। सो वेल डन सर एंड कीप इट अप। और बेसिकली हमारे ग्रुप में ये 2 साहब हैं, वजह एक एंड्रियास कोई है। ये मसला यही है कि असल में इसमें ना पेसर के जहाँ बहुत सारे फायदे हैं इस ऐप के कुछ नुकसानात भी हैं, और उसमें कुछ जगहों पे एडमिनिस्ट्रेटर को जो है ना वो कोई ज़्यादा अच्छे कंट्रोल्स मिलते नहीं है, खास तौर से किसी चैलेंज से किसी को फारिग करने के लिए। मैंने काफ़ी इसको जो है वो कोशिश की कि मैं इसका कोई हल निकालूं, लेकिन मैं वो निकाल नहीं पाया। तो मेरा भी दिल नहीं चाहता इस एंड्रियास को देख के रखने का, और ये मोहसिन अजहर भी पता नहीं कौन है, लेकिन बहरहाल जी जावेद साहब माशाल्लाह ज़बरदस्त जी 732,000। और मुझे लग ये रहा है कि जावेद साहब ये जो नवंबर का महीना है ना, ये वो महीना है जिससे आप में एक विजिबल चेंज अब नजर आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज अब 2 से 3 महीने हो चुके हैं आपको इतना एक्टिव हुए, बट आई थिंक इट्स अ गुड स्टोरी, वेल डन, और जबरदस्त छा गए हैं यार। और मैं देख रहा था इस वक्त टॉप 10 में कौन कौन आते हैं। इसमें अशफाक जंजोआ साहब ने कम बैक किया है, रेहान मोहसिन, वेल डन सर। साद मेरे स्कूल के फ्रेंड है, आई डोंट थिंक ही लिसन्स टू द शो, लेकिन नेवरदलेस इसके अलावा राशिद साहब हैं, वसीम साहब हैं, द यूसुफ नवाब ने भी बहुत अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है।
और मकसूद हैं मुस्तफ़ा अब्बास. वेल डन, जबरदस्त यार, कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑल जिन लोगों ने इस महीने जबरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा किया है. आई एम सॉरी, मैं कल रात थोड़ा सा बिजी था, तो मैं इसका नवंबर का चैलेंज जो है वो अभी नहीं ला पाया हूँ, लेकिन मैं नवंबर का चैलेंज इंशाल्लाह आपसे थोड़ी देर बाद उसको भी बना के हम ऑन कर देंगे, ताकि आप लोग अपनी रिकॉर्ड, तो वैसे आपकी ऐप रिकॉर्ड तो कर रही होगी आपकी परफॉर्मेंस, वो कोई मसला नहीं है. वो 1 नवंबर से, जिसे कहते हैं ना कि जी वो स्टार्टिंग डेट से जो है वो आपको ला के क्या कहते हैं प्रो रेटा बेसिस पे आपको जो है वो इसमें ऐप में जो है वो नंबर ले आएगी आपको. सो वेल डन सर, जबरदस्त, दैट इज ग्रेट. ओके जी, हसान शेख कहते हैं 91% पीपल स्किप द फर्स्ट स्लाइस ऑफ ब्रेड जस्ट बिकॉज इट इज अगली. ओह, यानी पीपल स्किप, यानी वो जो ब्रेड के ऊपर और नीचे वाला पार्ट होता है, कहते हैं 91% पीपल दे स्किप इट. अच्छा, आई एम डेफिनेटली अमंग दोज 9% पीपल. आई जस्ट स्किप इट बिकॉज आई हैव जस्ट सीन पीपल स्किपिंग इट. वाओ, आई मीन कंप्लायंस की और तकलीद की इससे ज्यादा अच्छी मिसाल और क्या हो सकती है कि मैं ब्रेड का ऊपर और नीचे वाला, जब नई नई ब्रेड आती है उसका ऊपर और नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो मैं नहीं लेता, बिकॉज इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस. That's how I've seen people doing it. मैंने कभी, मुझे ये नहीं लगा कि ये बदसूरत जो है वो हिस्सा है. आप क्या करते हैं? What do you do with the bread? Do you eat the first part? वैसे I think it's a very soft part and it's not that bad. लेकिन बहरहाल चलें जी आगे बढ़ते हैं. अभी एक मुख्तसर से मुझे जो है ना वो ब्रेक की जाने पड़ना है, और उस ब्रेक से वापस आके हम प्रोग्राम अपना कंटिन्यू करेंगे. आज गाने शाने हमने शुरू में काफ़ी सुन लिए हैं, तो अभी फिलहाल हम गाने नहीं सुनते. अभी आपके साथ हम बातें करेंगे. आप लोगों के बहुत ही शानदार से जो मैसेजेस हैं उनसे मैं मुस्तफीद होऊंगा. ना सिर्फ मैं बल्कि हम सब जो है वो उससे इस्तिफादा हासिल करेंगे इंशाल्लाह. अभी 1 मिनट का ब्रेक है, बस मैं गया और वापस आया. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. ऑलराइट यार, ये मैं देख रहा हूँ हमारे एक जो ग्रुप के दोस्त हैं वो कुछ गंदे गंदी बातें कर रहे हैं मेरे पेट खराब होने के हवाले से. तो मैं उनको बताता ये चलूँ कि नहीं, वो जो आप लोग गैस मार रहे हैं कि मुझे आने में लेट इसलिए हो गई कि काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया और काफ़ी ज़्यादा मसले हो गए. नहीं, ऐसा नहीं हुआ यार. मैं तो चाह रहा हूँ, जो आप लोग बात कह रहे हैं कि जो आबे दस्त है वो आ जाए, आ गया होगा, लेकिन वो नहीं आ रहा. मैं तो चाह रहा हूँ कि वो आ जाए, ताकि पता नहीं क्या यार, इतनी महंगी लग़वियात कल मैं खा कर आया हूँ. यानी आपको बिल देते हुए भी गुस्सा आता है कि यार क्या है यार, इतना महंगा. मैं ये था क्या ये. लेकिन वो कराची में भी वो नई फ्रेंचाइज खुली है. मैं लाहौर वगैरह इस्लाम तो काफ़ी अरसे से थी. अब नाम नहीं ले रहा यार, छोड़े, सब कुछ ही बता दिया मैंने. लेकिन इतना सा लादानिया, और पता नहीं यार 4 फिगर्स में चार्ज कर लेते हैं पैसे यार. गुस्सा आ रहा था बस. मैं वही, शायद यही वजह होगी मेरे ख्याल से. तो मैं तो चाह रहा था कि यार जितना है वो सारी ड्रेन हो जाए, लेकिन कोई हो नहीं रहा ड्रेन यार. तो पता नहीं क्या सिलसिला है अब यार. चलें, अल्लाह जो है ना वो बस सेहत दे. अब क्या सीन है? अब ये सीन है कि नुमान यूसुफ कहते हैं, डज दिस पेसर ऐप इंटीग्रेट विद योर स्मार्ट वॉच और डू यू हैव टू कीप अ फोन? नो. देखिए, इट इंटीग्रेट्स. मैं बताता हूँ बेसिकली होता क्या है. ये इंटीग्रेट करता है, मेरा डेटा उठाता है, मेरी एप्लीकेशन जिसको सैमसंग हेल्थ जिसका नाम है, और सैमसंग हेल्थ जो है बेसिकली इज इंटीग्रेटेड विद माई सैमसंग वॉच जो मैं पहना रहता हूँ. और तो इस तरह जो डेटा होता है वो जब आप अपनी घड़ी को ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं मोबाइल के साथ, तो डेटा जो है वो वहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, और आपका जितनी मेहनत होती है वो उस पेसर ऐप में जो है वो रिफ्लेक्ट करती है. आई होप दैट आंसर योर क्वेश्चंस. ओके जी, लाहौर की सिचुएशन काफ़ी बैड लग रही है, और फवाद साहब ने, चौधरी फवाद साहब ने जो है वो मॉडल टाउन पार्क की मुझे एक तस्वीर शेयर की है, 1 महीने पहले की और एक अब की, जिसमें 1 महीने पहले साफ और शफाफ फिजा जो है वो नजर आ रही है. दिस मॉडल टाउन पार्क इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल यार, क्या बात है. और दूसरी जो फिजा अभी जो नजर आ रही है वो बिल्कुल धुंधली है और इसमें धुआं है. अच्छा, मुझे सबसे पहले जो तजस्सुस हो रहा है फवाद साहब, आप ये तस्वीर कहाँ से लेते हैं? डोंट टेल मी यू आर अ कमर्शियल पायलट एंड यू फ्लाई योर प्लेन फ्रॉम वॉल्टन. अच्छा खैर, वॉल्टन एयरपोर्ट तो खत्म हो गया. लाहौर एयरपोर्ट से आप जहाज उड़ाते हैं और तस्वीरें लेके आप वापस जहाज रख देते हैं. मुझे बताइएगा जरा प्लीज. ओके जी, और क्या सीन है? जल्दी से मैं अब जो है ना जरा नीचे आ रहा हूँ आप लोगों के मैसेजेस वगैरह देखने के लिए कि आज का पहला मैसेज कौन है वो जो रात में मैसेज करके सोने चला गया. जनाब अब्दुल रजाक साहब कहते हैं, डू यू अग्री अदील. अच्छा, उन्होंने सवाल पूछा रजाक साहब ने आज. कहते हैं चालाक लोग खुद को मुकद्दस बना लेते हैं ताकि उन पे सवाल ना हो सके. अपनी प्रोफेशनल नाअहली पर मजहबी एहतराम का खौल चढ़ा लेते हैं. इस्लामी आर्मी, मजहबी टच वाले सियासतदान, उम्मत के लीडर वगैरह सब ये इस तरीका वारदात की उम्दा मिसाल है. नहीं, मैं इस बात से कैसे डिसएग्री कर सकता हूँ. और मजहब का तो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है हमारे यहाँ
एक तरह की क्रेडिबिलिटी हासिल करने के लिए. और उसकी जो वजह है वो दरअसल ये है कि कल बल्कि हमारे IBA के कुछ दोस्त बैठे हुए, हम लोग जिस उस डिनर में जो ये वाकया हुआ और हादसा हुआ, सो वहाँ पे ये बड़ी अच्छी गुफ्तगू कल जो हुई. और मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे काफ़ी दोस्त शायद उम्र के इस हिस्से में आके इस बात का बड़ा एहसास करते हैं कि हम लोग सवाल नहीं पूछते ना. हम लोग मज़हब के हवाले से तो ख़ास तौर से सवालात नहीं पूछते. और जब मज़हब के हवाले से, क्योंकि हमें एक तरह से डिस्करेज किया गया है मज़हब के हवाले से सवाल पूछने की कि यार ये तुम्हारी तो वो ही नहीं है, तुम्हारी तो क्या कहना चाहिए कि तुम्हारी तो औकात ही नहीं है कि तुम मज़हब के हवाले से इस तरह सवाल पूछ सको. सो होता यही है कि जब आप किसी को सवालात से मुबर्रा कर देते हैं और उसको सवालात ऐसे मसनद पे या एक ऐसी उसको कुर्सी पे बिठा देते हैं कि जहाँ पे आप उससे सवाल ही नहीं पूछ सकते, तो उसके बाद फिर जो नतीजा निकलता है वो यही नतीजा निकलता है कि लोग जो है वो इसी की आड़ में, आपको पता है कि फिर इस्तेसाल शुरू हो जाता है एंड व्हाट नॉट. चलें जी आगे बढ़ते हैं. तो भाई मैं तो इस बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ रज़ाक साहब. और इसके अलावा क्या सीन है, रियाजुर रहमान साहब कहते हैं बोइंग 720 इज द ओनली वन दैट डिड नॉट फॉलो द बोइंग कन्वेंशन नेमिंग ट्रेडिशन. 727, 737, 747. Boeing 720 was a commercial airliner produced in 1960 and was famous due to the long range capability and efficient fuel consumption. So what happened to that plane, by the way, sir? Why did not they produce it? क्या 737 के आने की वजह से उन्होंने उसको साइड पे रख दिया था? Because 737 आप जानते हैं इसको कहा जाता है it's the workhorse of द वर्ल्ड एविएशन, यानी दुनिया हवाबाजी का जो सबसे मेहनती घोड़ा है वो 737 जहाज है. और बड़ा कामयाब ये जहाज रहा है. दुनिया में सबसे ज्यादा आवर्स जिस जहाज ने क्लॉक किए हैं वो 737 ही है. दिशान बेग साहब कहते हैं 1 November 1993 द यूरोपियन यूनियन वाज फॉर्मली एस्टैब्लिश्ड व्हेन द maastricht ट्रीटी केम इनटू फोर्स ऑन 1 November. द ट्रीटी आल्सो गिव द नेम यूरोपियन कम्युनिटी टू EEC. Or even if it was referred to as such before the treaty. So बहरहाल चलें जी, बिल्कुल 1 नवंबर यूरोप की तारीख का एक बहुत अहम दिन है जब आपने बताया कि जी maastricht ट्रीटी की बुनियाद पर जो है वो यूरोपियन यूनियन फाइनली एस्टेब्लिश हुई थी. यूरोपियन यूनियन का एक पूरा जेनेसिस है, इसके एक पूरा ये अचानक एक दिन बैठ के सबने डिसाइड नहीं कर लिया था. इट एक्चुअली स्टार्टेड विद 3 countries और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसमें जो है ममालिक जो है वो मिलते चले गए और बढ़ते चले गए. आई रिमेंबर जब हम छोटे थे और ये maastricht ट्रीटी की जो ये बात होती थी तो इसमें जो शक्लें मुझे याद आ रही हैं इस वक्त, वो जर्मनी के चांसलर हेलमट कोहल हुआ करते थे, हु वाज द चांसलर ऑफ जर्मनी एट द टाइम ऑफ द रीयूनिफिकेशन. जब जर्मनी की हुई थी तो उस वक्त वो उसके चांसलर हुआ करते थे. वो यूरोपियन मामलात में जो है वो बहुत आगे जो है वो रहा करते थे. और इसके अलावा जो है वो जर्मनी, माफ कीजिएगा, फ्रांस के जो सदर उस जमाने में हुआ करते थे, जनाबे वाला, उनका नाम जो है ना मुझे याद नहीं आ रहा यार, बड़ा मशहूर आदमी थे लेकिन बट पता नहीं क्या हो गया, बुढ़ापा आ गया मेरे ख्याल से. बट नेवरदलेस चलें जी, कोई बात नहीं. बट वो हुआ करते थे. और इसके अलावा ये चंद एक शक्लें जो है ना वो इसमें काफ़ी प्रोमिनेंट हुआ करती जो उन्होंने मिलके जो है ये maastricht ट्रीटी जो है वो ये साइन की थी. और आप जानते हैं कि उसके बाद फिर यूरोपियन फ्री ट्रेड, आई मीन इट्स बीन अ वेरी सक्सेसफुल अलायंस. जो बात है वो यही है. फ्रांसुआ मीतरॉन ये फ्रेंच प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जो कि ये लोग बड़े प्रोपोनेंट हुआ करते थे यूरोपियन यूनियन के. तो इट्स बीन अ वेरी सक्सेसफुल. आप जानते हैं कि ये एक इदारा बना और यहाँ तक चला गया मामला कि उन्होंने अपनी जो एक मॉनेटरी यूनियन कायम की जो कि इवेंचुअली रिजल्टेड इन अ सिंगल करेंसी. बेसिकली उन्होंने पूरे यूरोप को एक सिंगल मार्केट में कन्वर्ट कर दिया था. सो आप यूरोपियन यूनियन के किसी भी मुल्क के साथ जो भी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी का हिस्सा था, वहां से कोई भी लेबर उठ के कहीं जा सकता था, कोई भी प्रोडक्ट उठा के आप कहीं जा सकते थे. बॉर्डर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो खत्म हो गया था. वी नो अबाउट द शेंगन वीजा एंड ऑल. सो या चलें जी, बिल्कुल जी. नुमान साहब ने और सईद अंजुम खोकर साहब दोनों ने मीतगौ का जो है वो नाम लिया. बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, फ्रांसुआ मीतगौ. चलें जी, ग्रेट, आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? थैंक यू सो मच यार, आप लोग अगेन फिर मैं बार बार एक्नॉलेज करता हूँ, बड़े अच्छे मैसेजेस करते हैं यार आप लोग, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं. ओके जी, एफ के न्याजी कहते हैं भाई पाकिस्तानी फैंस कि आज के मैच पे नजर होगी. साउथ अफ्रीका जीत गया तो 3 दिन के लिए चांस मिल जाएगा पाकिस्तान टीम को, वरना आउट हो जाएगा इंशाल्लाह.
रहम फरमाए हम पर. नहीं, आप क्या चाह रहे हैं भाई? आप सबसे पहले तो फुल स्टॉप सही जगह पर लगाएं. अच्छा, आप कह रहे हैं अल्लाह हम पे रहम फरमाए. भाई देखो यार, बात सुनो यार क्यों? व्हाई डू यू रियली वांट दिस पाकिस्तान टीम टू क्वालिफाई फॉर द सेमीफाइनल? को जो पाकिस्तान टीम का सेमीफाइनल में ना पहुंचने का सोग जो है वो मैं मना चुका हूँ. ओके जी, उसका सोग मैं मना चुका हूँ. वो मेरे यूट्यूब चैनल पे भी आपको नजर आएगा. और हमारे एक दोस्त ने, जैसे मैंने बताया कि हारिस साहब ने जो है वो उससे कुछ क्लिप्स निकाल के उन्होंने एक छोटी सी वीडियो भी बना दी थी, डिफरेंट शेड्स ऑफ अदील भाई ड्यूरिंग द क्रिकेट मैच. और मैंने जो मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी है वहां पर भी जो है वो शेयर कर दी थी. मेरे यूट्यूब में लगाने की वो हिम्मत नहीं हो रही थी, बिकॉज बाद में जब मैं उसको देख रहा हूँ तो मुझे काफी एम्बैरेसिंग सी जो है ना वो लग रही थी. बट बहरहाल चलें जी. सो या दैट्स द थिंग. तो मेरे ख्याल से यार पाकिस्तान टीम पहुंच के क्या तीर मार लेगी सेमीफाइनल में. और नंबर 1 एक तो पहुंचना बहुत मुश्किल है, लेकिन दूसरा ये कि मैं मेंटली, फॉर मी दिस वर्ल्ड कप इज ओवर. तो कल का मैच मेरे लिए जो है वो सिर्फ एक डेड रबर है और एक कागजी कार्रवाई थी. और यकीन जाने कल मुझे कोई मैच में इंटरेस्ट भी नहीं था, ज्यादा मैंने फोकस भी नहीं किया. पाकिस्तान की बॉलिंग भी थोड़ी बहुत मैंने देखी और बैटिंग देखते हुए तो मैं सो गया था पाकिस्तान की. थका हुआ आया था कल जरा मजदूरी करके, तो बैटिंग जो है ना वो देख के सो गया था मैं. अताउर रहमान साहब कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आप सबको और आपके घराने को अमन व आफियत, ईमान और सेहत के साथ हमेशा खुश खुर्रम आबाद रखे और दुश्मनों के शर और हादसों के हसद से महफूज रखे. भाई थैंक यू सो मच. और रहमान साहब सुबह सुबह आपने इतनी प्यारी दुआ हमारे लिए की है. प्यारे अदील, बस अब उसामा को अनफिट करार देकर अबरार को खिलाएं. भाई देखिए ना, फिर क्या हो जाएगा उससे? अगर उसामा अनफिट भी हो गए तो फिर क्या होगा? अबरार आके क्या तीर मार लेगा? लाइक व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग? छोड़ दे यार, दिस वर्ल्ड कप इज ओवर भाई. T20 वर्ल्ड कप पे फोकस करो. हम लोग T20 साइड हैं, बस हम लोग यही हैं और कुछ भी नहीं है हम इसके अलावा. अताउर रहमान साहब ने ट्वीट शेयर किया है. चाइना ऑन वेडनेसडे सक्सेसफुली सेंट न्यू सैटेलाइट Tianhui 5 into space via modified version of the long March 6 carrier rocket from the Taiwan satellite, Taiwan, not Taiwan, Taiwan satellite launch center in North China, Shanxi province. Oh Allah, इतनी चाइनीज बुलवा ली मुझसे. The launch marked 494th mission undertaken by the long range rocket series. चाइनीज फिट जा रहे हैं भाई स्पेस रेस में. क्या बात है. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या सीन है? और ये सीन है, यूसुफ नवाब साहब कहते हैं बहुत बड़े बड़े सूरमाओं को पिछाड़ कर यहाँ तक का सफर मुकम्मल कर लिया. माशाल्लाह भाई यूसुफ नवाब, आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय योर परफॉर्मेंस इन द पेसर जो हमारी सीरीज चल रही है, और वेल डन टू यू. तहसीन अमजद कहते हैं your interview with Zubair bhai was very informative about TextNet in Pakistan. How text system is so complicated in Pakistan. भाई we made every system in Pakistan so complicated. बिल्कुल जी, हमने so complicated बना दिया ताकि हमारी दूसरों के ऊपर जो है वो हम इन्हिसार कर सकें. अगर हमने इस निज़ाम को हम सहल बना देंगे तो फिर उससे ये होगा कि जो बीच में जो एजेंट होता है वो उसका रोल, ब्यूरोक्रेसी का रोल जो है वो तो खत्म हो जाएगा. जबकि ब्यूरोक्रेसी का जो प्राइमरी रोल है वो तो चीजों को फैसिलिटेट करना ही है. लेकिन अगर हमने चीजों को आसान बना दिया तो फिर इनका क्या होगा? तो इसीलिए चीजों को कॉम्प्लिकेटेड रखा जाता है. अच्छा जी, इसके अलावा तहसीन अमजद कहते हैं फाइनली योर बेस्ट फ्रेंड दानिश सईद लेफ्ट पाकिस्तान लार्जेस्ट रेडियो स्टेशन. ही इज नॉट डूइंग द शो दीस डेज. हाँ, मुझे लग यही रहा है कि दानिश ने, शायद मैं चेक कर लेता हूँ दानिश से, मुझे लग रहा है दानिश ने रेडियो शो करना भी छोड़ दिया है. वरना रेडियो छोड़ने वाली वो चीज थी नहीं, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर बिकॉज ही हैज जॉइन्ड अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन नाउ, और वहां पे शायद हो सकता है वो इस चीज को जो है वो अलाउ ना करें. ओके जी. अताउर रहमान साहब कहते हैं गूगल टुडे रिमेम्बरिंग फारूक कैसर. बहुत अच्छी बात है जी. कल गूगल डूडल ने जो है वो फारूक कैसर को याद किया. गूगल डूडल ये हमारे दोस्त हसन आसिफ तूर ने भी जो है ये बताया. सो चलें, अच्छी बात है जी. गूगल पाकिस्तान का इतना तो ख्याल रखता है कम से कम, बाकी कुछ ना करता हो इतना जरूर कर लेता है. फहीम अली खान कहते हैं ब्रो I have read a book called Subtle Art of Not Giving Out. Okay, by Mark Manson. The book title doesn't suit many of us, but once one read it realizes how our mind work. It's a brilliant book. नहीं बिल्कुल मेरे भाई, मैं कोई बहुत बड़ा किताबी कीड़ा हूँ नहीं, लेकिन this is one of those books that I have read. अपनी नौकरी के दौर में जो है मैं पढ़ा करता था ये वाली किताब. मैं किताबें पढ़ने के मामले में बहुत स्लो हूँ. आई एम एक्चुअली अ लिसनर नॉट अ रीडर. तो कल किसी को ये बात मैं बता भी रहा था. लेकिन भैया ये किताब अगर आपने पढ़ ली है, फहीम अली खान साहब, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एन एफ. सो मेरे भाई, मेरा आपसे एक मौदबाना सवाल ये है कि आप इसको अपनी जिंदगी में कब इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? कि जितना ज्यादा ये ना देने की बात कर रहा है, जितना आप दे रहे होते हैं मामलात के ऊपर, मुझे तो कोई बंदा नजर ही नहीं आता. तो फिर क्या ख्याल है आपका? क्या ख्याल है जनाब फहीम अली खान साहब? आप इसको इंप्लीमेंट कर दीजिए. अशफाक साहब कहते हैं AQI ऑफ लाहौर राइट नाउ इज 427. वी
the Lahoris are immune to AQI of 30 to 40 times higher than international standard. This is more than 80 times higher. This is ridiculous. 427 अगर इस वक्त AQI है लाहौर का. अल्लाह ताला आप लोगों पे रहम करे भाई. मास्क वगैरह पहन के निकलें, जो कुछ इसकी प्रिकॉशंस होती हैं वो कर लें. आई एम प्रीटी श्योर पंजाब गवर्नमेंट, जो पंजाब की इलीगल केयर टेकर गवर्नमेंट है, वो तो खैर स्कूल भी बंद कर देगी अभी मेरे ख्याल से. उनको बड़ी जल्दी होती है स्कूल बंद करने की, तो ये स्कूल भी बंद कर देने चाहिए. और इसके अलावा things are bad. Things are looking really bad, guys. So I don't know how would this issue be solved. अभी आप अगर आप इस ऐप पे जाएं, जो AQI के हवाले से जो ऐप है, उसमें आप देख सकते हैं कि वो एक्चुअली आपको बताता है कि स्टबल बर्निंग जो है वो कहाँ कहाँ हो रही है. और खासतौर आई डोंट थिंक कि वो पाकिस्तान को मॉनिटर कर रहा होता है, लेकिन अगर आप इंडिया में देखेंगे तो आपको इंडियन पंजाब और दिल्ली के आसपास, हरियाणा में बहुत सारी जगहों पर जो है ये स्टबल बर्निंग करती हुए जो है उसके वो इंडिकेशंस आ रहे होते हैं कि यहाँ इन फसलों को आग लगाई जा रही है. तो मैं सोचता यही हूँ कि क्या ये इसको कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते यार. ऐसी कौन सी मुश्किल है कि इस पे. हमारे यहाँ भी जो भट्टों के हवाले से कहा जाता है कि वहाँ पे जो एक खास किस्म की फर्नेस होती है जो पुराने स्टाइल के होते हैं, वहां से ये धुएं निकल रहे होते हैं. अल्लाह खैर करे भाई, सब पे रहम करे. ओके जी. इसके अलावा हसान शेख का मैसेज पढ़ चुके हैं. अच्छा जी, इस मैसेज के हवाले से हमारे दोस्त फराज का जो है वो मैसेज आया, वो डबल रोटी के हवाले से, कि डबल रोटी का ऊपर और नीचे वाला जो पीस है. फराज कहते हैं आई डोंट ईट बिकॉज आई बिलीव इट कीप्स ब्रेड ट्रैश. अच्छा चलें, ये अच्छी दिलचस्प जो कहना चाहिए कि अच्छी दिलचस्प आप ये लेकर आए हैं इसकी एक्सप्लेनेशन. अभी लिए चलते हैं आपको ब्रेक की जानिब और मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद. हमारे इंजीनियर बाबू भी परेशान हो रहे हैं, आदिल भाई ब्रेक क्यों नहीं चला रहे हैं, तो मैं ब्रेक चलाता हूं और फिर उसके बाद एक गाना सुनते हैं और फिर वापस आके आज के अखबारात में शामिल आम खबरों पर नजर डालते हैं. वेलकम बैक गाइस, एक बार फिर से खुशामदीद. सनराइज शो, आदिल की आवाज. काफी सारे लोग जो हैं वो मुझसे कह रहे हैं कि पेसर चैलेंज के बारे में जानना चाह रहे हैं. तो पेसर चैलेंज के लिए आपको ना एक ऐप चाहिए होती है, इसका नाम होता है पेसर. और अब पेसर नाम की काफ़ी सारी ऐपें हैं मार्केट में. सो बिल्कुल आपने जिसे कहना चाहिए कि बात तो आपने दुरुस्त की है. अब मैं किस तरह शेयर करूं, मैं कुछ करता हूं, अरेंजमेंट करता हूं कुछ यार. अगर आप किसी ग्रुप का हिस्सा है हमारे, लेट्स से हमारे किसी जो लिसनर्स के ग्रुप है, अगर आप उसका हिस्सा है तो वहां पे भी आप ये सवाल पूछ सकते हैं. आई एम श्योर कोई ना कोई भाई आके आपकी जरूर मदद करेगा वहां पे, अगर मैं मदद आपकी जो है वो नहीं कर पाता. CCMS 81403405 का कहना यह है कि इट्स माई बर्थडे टुडे. भाई हैप्पी बर्थडे टू यू CCMS 81403405. बड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम रखा है आपके अब्बू ने, लेकिन फिर भी हैप्पी बर्थडे भाई, जो भी हमारे दोस्त के. इसके अलावा जिराफ्स स्पेंड अबाउट 80% ऑफ द डे ईटिंग. होए ये हसान शेख बताते हैं कि जो जराफा होता है वो दिन का 80% हिस्सा जो है वो खाने में गुजार देता है. कमाल है यार. आगे बढ़ते हैं भाई. या अल्लाह, डॉन के इस वक्त सफाई अव्वल पे इतनी खौफनाक तस्वीर आई हुई है. आप जानते होंगे कि कल आपको पता चला होगा कि जी जबालिया के एक रेफ्यूजी कैंप में जो है वो इसराइल ने हमला किया, इस बात का बहाना बना के कि हमास का एक लीडर जो है वहाँ छुपा हुआ था. सैकड़ों लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं इस वाक़ये में. और खुदा की कसम हद हो गई है यार. और वो तस्वीरें लाशों की जो है वो इस वक्त आई हुई हैं. और एक चीज़ जो हो रही है ज़ाहिर है वो यही हो रही है कि देखो जो भी है सिलसिला, आई मीन इजराइल को तो खैर कोई कंसर्न नहीं है, बिकॉज जब तक उनकी जो एम्ब्लिकल कॉर्ड अमेरिका के साथ जुड़ी हुई है, जब तक वो नहीं कटती तब तक जो है वो कुछ नहीं होने वाला. लेकिन शायद अवाम में मेरे ख्याल से अब ऐसा हुआ है कि थोड़ा सा अब एक चीज तब्दील हो रही है. एंड देयर आर ग्रोइंग क्राइज अबाउट सीज फायर. कल अमेरिकन सेनेट में जहाँ पे एक हेयरिंग चल रही थी, वहाँ पे एंथनी ब्लिंकन जो उनका वजीर खारजा है वो भी बैठा हुआ था. आप जानते हैं वहाँ पे काफी सारे प्रोटेस्टर्स आकर उन्होंने अपने हाथ जो है वो लाल रंगे हुए थे और वो स्टॉप जेनोसाइड और सीज फायर नाउ की जो है वो बातें करते. सीज फायर नाउ हैज बिकम अ वेरी पॉपुलर स्लोगन. और इस ज़ाहिर अमेरिका में जो होता है दुनिया की नज़र उस पर होती है. इस हफ्ते को सैटरडे को वाशिंगटन DC में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है और कहा यह जा रहा है कि कई लाख लोग जो है वो उसमें शिरकत कर सकते हैं कि अमरीकी हुकूमत पे जो है वो दबाव डाला जाए
कि इसराइल की इस बर्बरियत और वहशियत को जो है वो रोका जाए. आगे बढ़ते हैं जी. सुप्रीम कोर्ट ने नैब अदालतों को फैसलों से रोक दिया. नैब तरमीम से कोई मुल्जिम बरी नहीं हुआ, सिर्फ फोरम तब्दील हुआ, चीफ जस्टिस का ये कहना है. तीसरी तरमीम का जायजा लिए बगैर पहली और दूसरी तरमीम कैसे कलअदम करार दे दी गई, जस्टिस अतहर का ये कहना है. एहतसाब अदालतें ट्रायल जारी रखें, मुल्जिम जमानत का भी हकदार होगा. तहरीरी ऑर्डर, अदालती हुक्म और अपीलों की नकूल, चेयरमैन PTI को जेल में फराहम करने का हुक्म. नैब तरमीम के खिलाफ फैसला मुअत्तल करने की सदा मुस्तरद. प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तफसीली ऑर्डर तक समाज जो है वो मुलतवी कर दी गई है. बहरहाल जी कल जो जजेस के कमेंट्स आए उससे काफ़ी हद तक हमें अंदाजा है कि इसका फैसला क्या आना है. आगे बढ़ते हैं जी. इसराइल की वहशियाना बमबारी, जबालिया कैंप मुकम्मल तबाह, खवातीन और बच्चों समेत 50 शहीद. हमास, हूथियों और हिजबुल्लाह के इसराइली शहरों पर हमले. ये हूती रेबल्स हैं, इन्होंने तो आप जानते हैं कि इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है. अब वो किस तरह मैनिफेस्ट होगा हमको जो है ना वो ये बात नहीं पता. अल-कस्साम ब्रिगेड के जो सरबराह हैं उन्होंने ये बात बोली कि इस गजा इसराइली फौज का कब्रिस्तान बनेगा. सेहूनी फौज के 22 टैंक्स अल यासीन मिसाइलों से तबाह कर दिए. नेतन्याहू जल्द घुटने टेक देगा. इसके अलावा इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर ड्रोन हमला भी हुआ है. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या है, डेडलाइन खत्म, गैर कानूनी तारीक वतन के खिलाफ आज से एक्शन. चमन और तूरखम बॉर्डर पर जो है वो रश. मुल्क की तारीख में पहली बार फॉरेन एक्ट 1946 के तहत गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद की बेदखली का हुक्म जारी किया गया है. आगे बढ़ते हैं जी. और क्या सिलसिला है, एक गैर मामूली ब्यूरोक्रेट के, अंसार अब्बासी का लिखना है, एक गैर मामूली ब्यूरोक्रेट के लिए गैर मामूली अलविदा. निगरान वजीर आजम ने डॉक्टर तौकीर शाह को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया. काबीना ने भी इसकी तायीद की है. और अब कैप्टन रिटायर्ड खुर्रम आगा वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी तैनात हो गए हैं. सेक्रेटरी मवासलात के ओहदे पर फाइज थे. ठीक है जी. आगे बढ़ते हैं. और क्या है, गुलाम सरवर खान का इस्तेकाम पार्टी में शमूलियत का ऐलान. ये PTI के साबिक वसीर मवासलात आप हुआ करते थे जिन्होंने PIA के हवाले से एक बड़ा शोरा आफाक बयान दिया था. और ये है जनाब वाला, वो भी अब IPP में जो है वो शामिल हो गए हैं. रुपए की कदर में कमी का रुझान बरकरार. इंटरबैंक में $80 पैसे महंगा. वो जो पार्टी चल रही थी रोजाना 1 रुपए के हिसाब से रुपया जो है वो रुपया महंगा होता जाता था, वो पार्टी आप जानते हैं गुज़श्ता 7 सेशन से जो है वो ख़त्म हो चुकी है और एक बार फिर से डॉलर महंगा होता जा रहा है. निगरान वजीर आजम का ये कहना है चेयरमैन PTI के वफादारों को भी इलेक्शन मुहिम वोट मांगने की इजाज़त होगी. इंतखाबी तारीख का ऐलान पूरा आइन नहीं, क्या दीगर पहलू नज़रअंदाज कर दें. ऐसी चीज़ सामने नहीं आई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने PTI पर पाबंदी लगाई हो. आगे बढ़ते हैं जनाबे वाला. नून लीग का मशावरती इजलास. नवाज शरीफ चारों सूबों का दौरा, इत्तेहादी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे. आसिफ जरदारी कहते हैं नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनने दूंगा. क्या समझते हैं यार ये लोग हमको सीरियसली. एनीवे अभी हम बढ़ रहे हैं जी टाइम चेक और कमर्शियल ब्रेक की जाने. मिलेंगे आपसे इसके बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys. एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and thank you so much for tuning in and yeah man, not feeling well man, swear seriously यार. अरे वो लाजानिया नहीं खाऊंगा इंदा, वो जगह नहीं जाऊंगा मैं. अच्छा मुझसे लोग पूछे रेस्टोरेंट का नाम बताएं यार, वो मैं नहीं कर रहा यार, वो गलत बात है. और पब्लिक फोरम पे तो मैं बिल्कुल भी जवाब नहीं दूंगा ये, ठीक है जी. बिकॉज हो सकता है मैंने कुछ और भी ऐसे में, कल मैंने खाने भी बहुत खा लिए मुख्तलिफ, वो 9 डिफरेंट मैंने जो है कल खाने खाए और माशाल्लाह सारे मील लिए मैंने. तो वन ऑफ दोज वेरी अनयूजुअल एंड रेयर डेज, वरना आई डोंट डू लंच अल्हम्दुलिल्लाह. सो ब्रेकफास्ट एंड डिनर, सो कल लंच भी काफी हैवी कर लेता. हो सकता है वहाँ कुछ गंद हो गई हो, लेकिन नेवरदलेस सो थिंग हियर आर दैट. क्रिकेट के हवाले से जरा बात कर लेते हैं. और वैसे तो पता नहीं पाकिस्तानी अवाम किन उम्मीदों और ख्वाहिशात को लेकर बैठी हुई है कि अभी भी उनकी टीम जो है वो सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी. भाई मैं तो वर्ल्ड कप द मोमेंट पाकिस्तान के ग्रेट मैच लूजर, मेरा मतलब है मैच विनर नवाज ने वो बॉल कराई थी, कौन था, महाराज को, और महाराज ने जो है वो उसको ग्लांस किया था टूवर्ड्स द फाइन लेग और फिर उसके बाद वो डीप फाइन लेग पे चौका चला गया था. तो मेरे लिए तो वर्ल्ड कप पाकिस्तान का वहीं खत्म हो गया था. इट वाज ऑल ओवर एंड आई रियली होप दैट न्यूजीलैंड बीट साउथ अफ्रीका टुडे. ओके जी. और ताकि हमारी जो बाकी
जो है ना वो गेम जो है वो सारी खत्म हो जाए यार. लेकिन बहरहाल फिर भी कल पाकिस्तान मैच जीता है और बांग्लादेश को हरा के कौन सा तीर मार लिया. बांग्लादेश को तो हर टीम ही जो है ना वो मजे से जो है ना वो बात कर रही है. वो क्राइम मास्टर गोगो का आखिरी वाला सीन होता है ना, जो सब आते हुए क्राइम मास्टर गोगो को मार रहे होते हैं. तो बांग्लादेश का तो यही हाल है. तो बहुत ज्यादा ना खुश होने की बात नहीं है कि फखर जमान ने 81 रन बना लिए तो फलाने ने ये कर लिया. द ओनली थिंग दैट रियली मेड मी हैप्पी यस्टरडे इन द गेम वो शाहीन शाह's परफॉर्मेंस. और शाहीन की परफॉर्मेंस पे मैं खुश इसलिए हूँ बिकॉज आपको ये भी पता है कि शाहीन पे काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, ख़ासतौर से इंडिया में. उसका काफ़ी बाबर के बाद अगर किसी का जो है वो निशाने पे रखा गया है तो वो शाहीन शाह अफरीदी को रखा गया है कि ही इज़ नॉट दैट क्लास, ही इज़ नॉट दैट क्वालिटी, यानी ही इज़ आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ टच. ये वो सब कुछ होने के बावजूद एट द एंड ऑफ द डे आप एक बॉलर को जज करेंगे उसके नंबर ऑफ विकेट्स पे, एंड ही हैज द मोस्ट विकेट्स फॉर एनी फास्ट बॉलर इन दिस टूर्नामेंट राइट नाउ. ही इज अ जॉइंट हाईएस्ट विकेट टेकर अलोंग विद एडम ज़ैम्पा. सो वेल डन टू शाहीन एंड या ही गॉट 3 more विकेट्स यस्टरडे. और ज़ाहिर है शाहीन के पास अभी 2 और मैचेस हैं एंड इंशाल्लाह हम दुआ ये करते हैं कि बहुत सारी विकेटें ले ले. कम से कम वर्ल्ड कप के टॉप 3 बॉलर्स में जो है वो शाहीन जरूर रहे. लास्ट ईयर भी शाहीन ने जितनी विकेटें ली थी शाहीन ने ऑलरेडी उसको जो है वो कर दिया है. उतनी विकेटें वो ले चुका है. ही गॉट 14 विकेट्स इन लास्ट ईयर से मुराद 2019 के वर्ल्ड कप में, लास्ट वर्ल्ड कप में, और उतनी विकेटें शाहीन ऑलरेडी ले चुका है. सो वेल डन टू हिम, वेरी हैप्पी फॉर हिम. बहरहाल जी कल बांग्लादेश ने टॉस जीता, पहले बैटिंग करने का उन्होंने फैसला किया. शुरू में ही जल्दी विकेट इनकी गिर गई. पहले ही ओवर में जो है वो तंजीद हसन जो है वो आउट हुए और फिर उसके बाद जल्दी ही शॉन्टो और मुशफिक और रहीम जो है वो भी आउट हुए. लेकिन लिंटन दाश एक तरफ से खेलते रहे और आई हैव टू से इस वक्त बांग्लादेश की टीम में मेरा सबसे फेवरेट प्लेयर महमूदुल्लाह. हर मैच में ये बंदा जो है ना ये रन्स कर रहा है एंड वेल डन टू हिम. सो या महमूदुल्लाह ने कल 56 रन बनाए, शकीब उल हसन 43 रन बनाए. लेकिन शकीब की इनिंग वाज़न्ट वेरी फ्लूइड. आई मीन ये मुझे इनिंग थोड़ा देखने का मौका मिला. ही नेवर लुक लाइक इन कंट्रोल. आई थिंक ये जो उसने शकीब ने 4 चौके मारे हैं इसमें भी शायद 3 चौके तो जा चुके, एक ओवर में एक आ गए थे और फिर उसके बाद कोई किसी खास कातिर का बाकी तो 64 गेंदें 43 रन. नेवरदलेस चला जी मेहदी हसन मिराज ने कुछ जरूर रन किए लेकिन आखिर में आके मोहम्मद वसीम ने जो है वो टेल का सफाया किया. 3 विकेटें वसीम ने हासिल की. एंड पाकिस्तानी बॉलर्स की कल जो खास बात थी वो ये कि थोड़ी बहुत पाकिस्तानी बॉलर्स जो है वो रिवर्स स्विंग हासिल कर रहे थे. वसीम की आपने अगर डिलीवरी देखी हो, शाहीन को भी अगर आपने नोट किया हो, सो देयर वाज लिटिल रिवर्स. अब आप जानते हैं कम से कम ओडीआई क्रिकेट में जो रिवर्स स्विंग है ये एक डेड आर्ट है. ये जब से आपने दोनों एंड से नई बॉलें जो है वो यूज करना शुरू की थी, बॉल को ज्यादा पुराना होने से रोक दिया था, तो ये जो 35वें 40वें ओवर के करीब पाकिस्तानी खिलाड़ी रिवर्स स्विंग किया करते थे वो आपको अब ज्यादा नजर आती नहीं है. लेकिन बहरहाल जी जो भी था कल फिर भी कंडीशंस का अच्छा फायदा उठाया. 1 विकेट जो है वो उसामा मीर ने हासिल की. इस टाइप के मैच में भी उसामा मीर ने जो है वो 66 रन दिए, जहां पे पूरी बांग्लादेश की टीम ने जो है वो 4 रन फी ओवर की औसत से बैटिंग की. दैट एक्चुअली टेल्स यू अबाउट द क्वालिटी, बल्कि इनफैक्ट द लैक ऑफ क्वालिटी इन उसामा मीर. आई मीन आई फील सॉरी फॉर हिम बट मेरे ख्याल से आई थिंक इस स्टेज पे आके काफी हमने उसामा को ट्राई कर लिया है. 3 छक्के खाए उसामा ने, 5 चौके उनको पड़े. जवाब में पाकिस्तान टीम का कमाल जो है वो आगाज था और पाकिस्तान के आप जानते हैं टॉप परफॉर्मर अब्दुल्ला शफीक, उन्होंने कल एक बार फिर अच्छी इनिंग खेली. 69 गेंदों पे 68 रन अब्दुल्ला शफीक ने बनाए, 2 छक्के बनाए और 2 छक्के मारे उन्होंने और 9 चौके जो हैं वो भी अब्दुल्ला ने लगाए. अब्दुल्ला अब जाहिर है आप जानते हैं कि सारे मैचेस तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नहीं खेले हैं. ही वॉज ब्रॉट इन लेटर ऑन, जब फखर जमान से हमारी उम्मीदें जो है वो शुरू में ख़त्म हो गई थी तो फिर उसके बाद जो है वह इनको लाया गया था और उसके बाद से ही हैज़ बिन कंसिस्टेंटली स्कोरिंग रन्स फॉर पाकिस्तान और लग यही रहा है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की ओडीआई टीम का जो है ये रेगुलर हिस्सा होंगे. याद रहे जी इस वक्त अगर आप टॉप 10 बैट्समैन में देखें तो उसमें 2 पाकिस्तानी बल्लेबाज आपको नजर आएंगे. मोहम्मद रिजवान 5वें नंबर पर मौजूद हैं, 359 रन रिजवान ने बनाए हैं एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 98.89 और अब्दुल्ला शफीक 8वें नंबर पर मौजूद हैं और इन्होंने अपने 332 रन जो बनाए हैं वो उन्होंने 95.12 की स्ट्राइक रेट से बनाए हैं. 3 हाफ सेंचुरीज और 1 सेंचुरीज. रिजवान ने भी एग्जैक्टली यही माइलस्टोन्स जो है वो अचीव किए हैं. सो ये रही सूरत हाल जनाबे वाला. और पाकिस्तान की टीम ने सिर्फ बाबर आजम कुड नॉट, या वैसे बाबर को सपोर्ट कल देखी थी आपने यार, कलकत्ते का क्राउड अच्छा था. आप ये देखें ना यार, ये इंडिया का जो नॉर्दर्न हिस्सा है ना वहाँ मसले हैं यार. बाकी जो साउथ इंडिया और ये जो ईस्टर्न इंडिया
वहाँ पे आपने देखा कि पाकिस्तान टीम को कोलकाता में काफ़ी अच्छा रिसेप्शन मिला. पाकिस्तान विल बी प्लेइंग वन मोर गेम इन कोलकाता अगेंस्ट इंग्लैंड, जहाँ पे हम अपनी कैंपेन का इख्तिताम कर रहे होंगे. लेकिन अभी पाकिस्तान टीम एक बार फिर से साउथ ऑफ इंडिया जाएगी, बेंगलुरु, जहाँ पे न्यूजीलैंड के साथ हमारा मैच होगा. और ज़ाहिर है आज का मैच जो कि साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के दरमियान होगा, ज़ाहिर है जो कि हम आदत से मजबूर देखेंगे तो सब बैठ के, उस मैच का नतीजा जो है दैट्स गोइंग टू शेप अ लॉट ऑफ थिंग फॉर द पाकिस्तान न्यूजीलैंड गेम. आज के मैच के हवाले से बाय द वे, अच्छा बाय द वे चले पाकिस्तान के मैच का जिक्र खत्म कर दें. तीनों विकेटें बांग्लादेश की हासिल की मेहदी हसन मिराज ने. मैन ऑफ द मैच जो है वो मिला आज फखर जमान को. 81 रन बनाए फखर ने 74 गेंदों पे, और उनकी इस इनिंग में जो है वो 7 छक्के और 3 चौके जो है वो शामिल थे. अभी इसने जो तशकीन को छक्का उठा के मारा था यार, वो तो थप्पड़ था, वो नहीं था, वो इट वाज अ स्लैप लिटरल. वो आवाज जो आई थी, एंड 100 मीटर लगा, यही था 100 मीटर. आई थिंक इट लैंडेड 99 मीटर. इस टूर्नामेंट के तवील तरीन जो है वो छक्कों में से एक छक्का. तो बहरहाल जी चलें, गुड टू सी फखर. अब रन्स तो उन्होंने कर लिए, देखते हैं कि आगे क्या इसको ये रेप्लिकेट कर पाएंगे अपनी फॉर्म को या नहीं. सो नाउ कमिंग बैक टू टुडेज गेम, आज का मैच जो होने वाला है आई थिंक पुणे में ये मैच होना है न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान. और द रेड हॉट साउथ अफ्रीकन टीम विल बी टेकिंग ऑन न्यूजीलैंड. न्यूजीलैंड ने इस टूर्नामेंट का आगाज अपना अच्छा किया था, लेकिन उसके बाद से दे हैव लॉस्ट 2 गेम्स. दे हैव लॉस्ट टू इंडिया, दे हैव लॉस्ट टू ऑस्ट्रेलिया, क्लोज गेम दैट दे लॉस्ट टू ऑस्ट्रेलिया. और अब सिचुएशन क्या होने वाली है इनकी? अब सिचुएशन इनकी ये होने वाली है कि इनका मुकाबला अब साउथ अफ्रीका के साथ है. साउथ अफ्रीका अगर आज ये मैच जीता है तो पॉइंट टेबल पे एक बार फिर से सरे फहरिस्त आ जाएगा. लेकिन उस सरे फहरिस्त आने की वजह से भी होगी कि भारत ने एक मैच जो है वो अभी कम खेला हुआ है. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ इज पाकिस्तान आइडियली वुड वांट न्यूजीलैंड टू लूज दिस गेम. और न्यूजीलैंड अगर ये मैच हारता है तो फिर पाकिस्तान जो है वो मुकाबले में रहेगा. वरना अगर न्यूजीलैंड आज का ये मैच जीत जाता है, इट विल बी ऑल ओवर फॉर पाकिस्तान, खत्म शुद्ध. सो ये है सूरत हाल. और चलें जी, और क्या सीन है, ये हो गई कुछ क्रिकेट की बात. और भाई खवातीन की टीम भी गई, बांग्लादेश में खेल रही थी कल मेरा ख्याल से मैच, लेकिन खैर चलें जी छोड़े. हाँ बांग्लादेश नहीं है, नहीं तो क्रिकेट हजरात की टीम गई है. अच्छा भाई हमारी हॉकी की टीम गई हुई अभी. हाँ आपको ना जूनियर वर्ल्ड कप होने वाला है अगले महीने इन मलेशिया. तो उससे पहले जो है वो सुल्तान ऑफ जौहर टूर्नामेंट हो रहा है, जहाँ पे एक्चुअली पाकिस्तान टीम isn't playing that bad यार. और उन्होंने जो है वो क्या किया है जनाबे वाला, उन्होंने जो किया है वो कल हराया मेजबान मलेशिया को 3-2 से. पाकिस्तान सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने में कामयाब हो गया है. पाकिस्तान गोल एवरेज की बुनियाद पर जो है वो भारत से पीछे रहा. सो वरना अगर पाकिस्तान 6 गोल से हराता मलेशिया को तो फिर पाकिस्तान इस पॉइंट टेबल पे टॉप कर जाता अपने ग्रुप में. तो पाकिस्तान का सेमीफाइनल में इस जूनियर टीम का मुकाबला जो होने वाला है वो पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा. और दूसरी जानिब भारत जो है वो जर्मनी के साथ मुकाबला कर रही होगी. और जूनियर हॉकी के जो खिलाड़ी हैं ये ज़्यादातर वही खिलाड़ी हैं जो पाकिस्तान की इस वक्त नेशनल हॉकी टीम का हिस्सा है. बिकॉज पाकिस्तान की नेशनल हॉकी टीम जो है, जो सीनियर टीम जिसको कहा जाता है, वो काफ़ी नौजवानों पर मुश्तमिल है. और यही वो खिलाड़ी हैं जो कि इस टूर्नामेंट में शिरकत करने के लिए इस वक्त मलेशिया जाएंगे अगले महीने ज़ाहिर है. और इनकी कारकर्दगी काफ़ी गनीमत रही है और बेहतर कारकर्दगी रही है. सो गुड लक टू देम फॉर द गेम अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. ज़ाहिर है ऑस्ट्रेलिया कोई भी गेम हो, कोई भी स्पोर्ट हो, कोई भी फॉर्मेट हो, हम पाकिस्तानियों के लिए उनको हराना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है हमेशा से. सो या गुड लक टू आवर टीम. चलें जी ग्रेट. और क्या सीन है अभी जो है वो आपको हम लिए चलते हैं एक कमर्शियल ब्रेक की जानिब और मिलेंगे आपसे इस ब्रेक के बाद. प्रोग्राम में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो फिर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं विद हैशटैग सनराइज विद अदील. ट्वीट से मुराद ये कि आप एक्स पे पोस्ट कर सकते हैं. ठीक है जी. मोहम्मद रिजवान आराई कहते हैं योर एज डजंट मैच योर वॉइस, माई सिस्टर वॉज सेइंग. जी मुझे काफ़ी सारे लोग यही बात बोलते हैं कि मेरी आवाज़ जो है वो काफ़ी जवान है, लेकिन मैं खुद जवान नहीं हूँ. ओके. मोहम्मद अब्बास कहते हैं यू कैन लिटरली कंपेयर द लेवल ऑफ जर्नलिज्म ऑन टीवी चैनल व्हिच इज गोइंग ऑन लम्स नॉर्मल क्वेश्चंस. इस पे जरा लम्स वाले इशू पे जरा थोड़ी सी मजीद बात करेंगे बिकॉज कल तो इतना पता नहीं, लेकिन सब कल बिलों से निकले अपने और उन्होंने लम्स के हवाले से आके जो है ना वो जिस कहते हैं कि वो उन्होंने लम्स का जो है लम्स के बच्चों को जिस तरह क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया जा रहा है. बल्कि मैं देख रहा था हमारे एक ग्रुप के एक भाई हैं, वो तो ये कह रहे थे कि लम्स ये बताए कि उन्होंने IIT के मुकाबले में क्या दुनिया को कंट्रीब्यूट किया है. लाइक इस किस्म की सोच को सलाम है, कसम से सुर्ख सलाम है, कम्युनिस्ट वाला सुर्ख सलाम. अबे लम्स एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, IIT सरकारी इंस्टीट्यूट है.
मेरे भाई ये सवाल जाके सरकार से पूछो. वो लोग जो कि पाकिस्तान को 30-30 साल चला चुके हैं, उनसे जाके पूछो कि तुमने क्या किया इन सरकारी यूनिवर्सिटियों के साथ. हमारे एनईडी और यूईटी क्यों नहीं प्रोड्यूस करते आईआईटी लेवल के ग्रेजुएट्स यार. जब यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन या मुशर्रफ साहब के दौर में एचईसी बनाया गया था, डॉक्टर अताउर रहमान जो प्रोग्राम्स छोड़ के गए थे, जो चीजें करके गए थे, उनको क्यों इस जमहूरियत, सो कॉल्ड जमहूरियत के वापस आने के बाद 2008 में खत्म कर दिया गया था. क्यों पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियां, पब्लिक यूनिवर्सिटियां आज टके टके को मोहताज हैं. आई मीन सीरियसली, हाउ कैन दे कंपेयर आईआईटी विद लम्स यार. यानी सवाल ही गलत है. क्या लोग हैं यार ये. कौन है भाई ये, कौन है भाई. कोई बताए मुझे, जरा बताए कौन कौन मैसेज करता है इस तरह के. है ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आया हुआ है, कराची वाले व्हाट्सएप ग्रुप में. चलें जी, ब्रेक की जाने पड़ते हैं. इसके बाद एक बहुत अच्छा सा गाना सुनेंगे. सो डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. वाह क्या बात है यार. ये जो लाइन थी ना, ये जो आखिरी बंद आता है ना, हम जो कल तक ठिकाने के थे आदमी, उसकी जो आखिरी लाइन है, आपसे मिल के कैसे ठिकाने लगे. कमाल है यार, जबरदस्त. भी खान साहब का ये बड़ा खूबसूरत गाना, बहुत नॉस्टैल्जिक गाना. और हमारे जो अपनी फैमिली का ग्रुप है उसमें काफी इस गाने के बाद जो है वो डिस्कशन शुरू हो गया. बिकॉज या आई थिंक the song does remind us of some very very interesting days and fun days, actually fun days. Those were nice days. All right, 8:26 गुड मॉर्निंग. जिन लोगों ने प्रोग्राम ट्यून इन किया, सज्जाद अहमद साहब कहते हैं योर एनालिसिस वाज वेरी बायस्ड. डॉक्टर सज्जाद अहमद कहते हैं यू प्रेज शाहीन शाह एंड अब्दुल्ला वेरी वेल बट सैडली यू डिडंट अप्रिशिएट फखर जमान. व्हाई? बिकॉज यू डोंट लाइक हिम. दिस इज नॉट फेयर फॉर बीइंग एन एंकर ऑफ अ नेशनल लेवल. अच्छा, व्हाई डोंट आई लाइक फखर जमान, ये मुझे बताइए. व्हाई डोंट आई लाइक फखर जमान, ये आपको कैसे पता चला डॉक्टर सज्जाद भाई? मुझे बताएं ना, कहाँ से आपको लगा आई डोंट लाइक. फखर जमान मुझे नहीं पसंद, तो इमाम उल हक पसंद है मुझे. मैं चाहता हूँ इमाम उल हक टीम में आ जाए. बताइए मुझे भाई. फखर जमान के बारे में मैं ये जरूर बोलूंगा कि फखर जमान हैज डिसअपॉइंटेड अस मोर देन ही हैज अपॉइंटेड अस. ये कोई जुमला होता है या नहीं मुझे नहीं पता. और व्हाई वुडंट आई वांट, आई मीन फखर इज वो इस तरह का प्लेयर है जो कि कल देखे ना उसके देयर आर वेरी फ्यू प्लेयर्स इन पाकिस्तान टीम हु हैव द एबिलिटी टू हिट मोर सिक्सेस देन फोर्स. तो मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही कि यार आप माशाल्लाह डॉक्टर सज्जाद अहमद साहब, नाम सज्जाद से लग रहे हैं कि आप उम्र तकरीबन 45 या 50 साल, बिकॉज 20-25 साल की उम्र में सज्जाद ज्यादा आते नहीं है. तो आप ऐसे, तो आपसे तो मैं बड़ी मेच्योर बात एक्सपेक्ट कर रहा था. ये तो मुझे अजीब सी बात लगी है. शुक्र है. अच्छा, मैं आपके ट्वीट्स वगैरह मैंने कुछ देखे, आप थोड़े से जो है ना वो पख्तूनख्वा टाइप, जो थोड़ा नेशनलिस्ट पख्तून भाई हमारे होते हैं, उनमें से हैं. शुक्र है मैंने शाहीन शाह अफरीदी का नाम ले लिया, वरना आप मुझे ये इल्जाम लगाते थे कि तुम पठानों को जो है वो सपोर्ट नहीं करते हो. बट शाहीन शाह अफरीदी के लिए आई एम एक्चुअली मोर हैप्पी बिकॉज शाहीन शाह इज जस्ट 23. ही इज जस्ट, आई मीन लाइक वाकई सीरियसली यार माशाल्लाह. कम टू थिंक ऑफ इट, शाहीन शाह अफरीदी अभी he's been like playing since forever and he's just 23 अभी तक. That's how early he started of course his career. So आपको पता है कि एक फास्ट बॉलर, this is the time when he starts peaking, और ये वो वक्त होता है. And I'm so excited about, I mean such an exciting talent he is. And yeah, so अब फखर I think अपना बेस्ट टाइम जो है ना वो गुजार चुका है. So पता नहीं, खैर मैं क्या जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ यार. अब पब्लिक को, अवाम मेरे साथ है, अवाम को पता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. Yesterday I heard दिल पाकिस्तान playing in the stadium. Thus it is proving that stadium माहौल against Pakistan team is just overhyped. अच्छा उमर, आपको ये बात भी गलत पता है. कल दिल पाकिस्तान नहीं, क्योंकि दिल पाकिस्तान जो है वो चेन्नई में भी बज रहा था. दिल पाकिस्तान यहाँ भी बजा. जिस दिन हम अफगानिस्तान से मैच हारे उस दिन भी दिल पाकिस्तान जो है वो बज रहा था. सो इसके अलावा स्टेडियम का माहौल, ये सिर्फ जो प्रॉब्लम हमने फेस की थी, वी फेस दैट प्रॉब्लम इन अहमदाबाद. उसके अलावा ये प्रॉब्लम हमने फेस नहीं की है. पाकिस्तान के ज्यादातर मैचेस भारत के जुनूब में हुए हैं, चाहे वो हैदराबाद दक्कन हुआ या बेंगलुरु हुआ या फिर चेन्नई हुआ. और अब जो है वो हम मशरकी भारत में गए हैं. मेरे ख्याल से क्राउड जो है वो पाकिस्तान टीम को पसंद करती है एंड क्राउड वांट्स टू सी पाकिस्तान प्ले वेल. ओनली इफ व्हेन प्ले अगेंस्ट इंडिया आपको एक पार्टिजान क्राउड जो है वो नजर आता है. एंड व्हाई नॉट. कलीम जाफरी साहब कहते हैं नाइस नंबर बाय नुसरत अली खान, थैंक यू. मिर्जा खुर्रम बाबर कहते हैं वेरी नाइस सॉन्ग, क्या दिन याद दिला दी अदील भाई, थैंक्स. ओके जी. आसिम साहब कहते हैं व्हाट इज द स्टेटस ऑफ टैक्स रिटर्न फाइलिंग डेट, इज इट एक्सटेंडेड? आई थिंक टैक्स रिटर्न फाइलिंग डेट कल आखिरी हो चुकी है. मेरा नहीं ख्याल कि उसको कोई जो है वो जिसे कहते हैं कि उसको कोई उन्होंने एक्सटेंड किया है, अगर मैं गलती पर जो है वो ना हूँ. अच्छा जी, चलें ठीक है जी. इसके अलावा हमारे दोस्त और कौन है जिनका मैसेज आया है, इनका मैसेज आया है जन्नाबे वाला, कौन है किधर गया ट्विटर. हाँ, मुनीर अहमद साहब के नहीं, अच्छा नहीं, उससे पहले खुर्रम अख्तर साहब कहते हैं प्लीज एनलाइटन योर लिसनर्स अबाउट गूगल डूडल फॉर टुडे, योर यंग जनरेशन नीड्स टू नो अबाउट दिस. अच्छा, ये जो फारूक कैसर साहब, अंकल सरगम, कल उनके हवाले से जो है वो ये गूगल डूडल जो है ये अपलोड हुआ था, जो कि आज एक्चुअली
अपलोड हुआ है. और मैं आपको ये बताता हूँ कि देखिए हमारी जो एज ग्रुप के लोग हैं, हमें तो फारूक कैसर साहब, उनकी 78th बर्थडे बाय द वे थी, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए उनकी, उनके बारे में हमें तो फिर भी पता है. इस वक्त जो कम से कम मेरे जो लोग प्रोग्राम सुन रहे होते हैं, जो इस वक्त लिसनर्स का प्रोफाइल होता है, बिकॉज ये जनरली वो कौम है जो कि एक साथ 80s और 90s की जनरेशन प्रोग्राम सुन रही होती है, कुछ 70s के भी होते होंगे. वी ऑल नो अबाउट अंकल सरगम. जो छोटे बच्चे हैं उनको एक्चुअली जिक्र करना जो है वो ज़रूरी है. एंड हमने कल थैंक्स टू आवर फ्रेंड्स, हमारे दो दोस्त खिलजी साहब और इसके अलावा हमारे दोस्त साकिब शान साहब, उन्होंने इस तरह तवज्जो दिलाई थी कि फारूक कैसर साहब की बर्थडे थी कल 31 अक्टूबर को. तो मैंने जिस वक्त बच्चे प्रोग्राम सुन रहे होते हैं उस वक्त काफ़ी तफसील से जो है वो इनका जिक्र किया था. सो ये है सिलसिला सर. ओके जी. वंस अपॉन अ टाइम खान वॉज इन लम्स. अच्छा जी, ये वसीम ताहिर आपने जो तस्वीर शेयर की है, ये खान साहब लम्स नहीं थे, ये खान साहब पंजाब यूनिवर्सिटी गए थे जहाँ पे एक तलबा तंजीम ने जो है वो उनको मैन हैंडल किया था. इट वॉजंट लम्स बाय द वे. ओके जी. इसके अलावा ऑन, अच्छा जी और क्या सीन है हमारे पास. हेलो अफजा, व्हाइल गोइंग टू स्कूल, अफजा इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल माशाल्लाह. सुफियान लोधी कहते हैं व्हाट हैपेंड इन यस्टरडेज शोज विद तनवीर अहमद. यार मुझे नहीं पता तनवीर के शो में क्या हो गया भाई, मैं चेक कर लेता हूँ गफ्फार से क्या हो गया भाई कल शो में. पता नहीं क्या हरकतें कर रहे हैं हमारे टीवी चैनल्स भी यार. अभी जैसे मैं आपको बताऊँ सीरियसली यार, इन तमाम तर नॉनसेंस जो हमारे टीवी चैनल में इस वक्त चल रहा है ना, आई थिंक सवेरा वाला जो प्रोग्राम, जो समर टीवी का प्रोग्राम है जिसमें लाला बैठे हुए हैं नेचुरली, उसमें ये बैठे हुए हैं हमारे मुश्ताक अहमद भाई बैठे हुए हैं और मोहम्मद यूसुफ भाई. यार ये फिर भी बहुत तमीज़ का, मैंने जो थोड़े बहुत क्लिप्स के देखे ना, मुझे लगा ये कि काफ़ी तमीज़ का प्रोग्राम, बाकी सारे प्रोग्रामों के मुकाबले में ये काफ़ी अच्छा प्रोग्राम चल रहा है. सो कूडोज टू द टीम, वेल डन. Alright, that was Javed Bashir with Yaad. Hope you guys enjoyed that song like many of my friends did right now. और उन्होंने जो है वो एप्रिसिएशन के मैसेजेस भी आए हैं. वैसे ये गाना ऐसा नहीं है कभी प्रोग्राम में चलाया नहीं है, लेकिन हाँ आज काफ़ी दिनों बाद चलाया है. एंड वेरी नाइस, गुड सॉन्ग. चलें जी आगे बढ़ते हैं. और क्या, रहमानुल्लाह साहब कहते हैं जो खुद एक टैक्स कंसल्टेंट है. अबे भाई रहमानुल्लाह, वो हसान शेख ढूंढ रहा है आपको यार, वो अपना हसान शेख अफगानिस्तान वाला, जरा आप उससे रब्ता करें यार, वो ग्रुप में मैसेज भी डाला था. नो आदिल भाई, इनकम टैक्स रिटर्न डेट इज नॉट एक्सटेंडेड बट नाउ टुडे इज द लास्ट डे फॉर अप्लाइंग एक्सटेंशन बाय सबमिटिंग मैनुअल एक्सटेंशन एप्लीकेशन टू द कंसर्न RTO. ऑलराइट, यानी डेट गवर्नमेंट ने जो है वो एक्सटेंड नहीं की है, जिसने जमा करवा दिया, टैक्स जमा करा दिया. हाउएवर आप मैनुअल एक्सटेंशन जो है वो फाइल जरूर कर सकते हैं. उमर अली खान ने एक चार्ट शेयर किया है. जी बिल्कुल, गैस प्राइस इंक्रीज. भाई गैस की कीमतों में आज से यानी 1 नवंबर से जो है वो बहुत जबरदस्त इजाफा हुआ है और एक बहुत ही कड़वे गोली जो है वो हुकूमत ने निगल ली है. अभी ये फायदे हैं केयर टेकर गवर्नमेंट के, ये मुश्किल वाले काम करवा लो इनसे यार. बट अभी सीन क्या हुआ है कि इनमें बड़ा अच्छा कंपैरिजन जो है वो बताया है कि 1 जनवरी से जिन लोगों का बिल जो है वो 801 रुपये आता था गैस का, 1541 रुपये आ जाएगा. एंड बल्कि दिसंबर में उन लोगों का बिल जो है वो 250 रुपये होता था, जो अब 1 नवंबर दिसंबर 2022 यानी पिछले साल, अब से एग्जैक्टली शायद 11 महीने पहले, वो जो तकरीबन 250 रुपए की गैस आपको मिलती थी, अब 1541 रुपए की जो है वो गैस आपको मिल जाएगी. और जिन लोगों के गैस के बिल तकरीबन 950 रुपए आते थे, उनके गैस के बिल अब बढ़कर 4500 रुपए जो है वो हो जाएंगे. सो जिन लोगों के गैस के बिल 8000 आते थे, वो अब 29,000 रुपए गैस का बिल पे कर रहे होंगे. सो व्हाट हैज हैपेंड नाउ कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जो एक बहुत बड़ा डिलेमा रहा है. अच्छा एक चीज मैं इसमें आपको एक डिस्क्लेमर देता चलूं कि जो गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, इसमें जो तंदूर को जो गैस सप्लाई की जा रही है उसमें इजाफा नहीं किया गया है. सो इसका मतलब ये कि इंशाल्लाह रोटी की कीमत में जो है वो इजाफा नहीं होगा. पता नहीं यार, बट एनीवे चलें जी आगे बढ़ते हैं. वो फिर भी इजाफा कर देंगे, वो कह देंगे अब कर दे इजाफा यार, छोड़ो. एनीवे अभी क्या है भाई, जो सीन हुआ है वो ये हुआ है कि अच्छा हमारे दोस्त एहसान साहब कहते हैं गैस प्राइसेस इंक्रीज ऑन रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस नॉट फ्रॉम November 23rd. अच्छा नेट्रोस्पेनी वो ये कह रहे हैं कि 1 जुलाई से जो है वो इन गैस की कीमतों का इजाफा हुआ है. इसका मतलब ये कि आपके जो बिल आएंगे उसमें पिछले 4 महीने के जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इन 4 महीने के जो हैं वो अरेयर्स भी जो है वो लग कर आ रहे होंगे. सो यानी आने वाले दिनों में आपके गैस के जो बिल हैं वो काफी खौफनाक होने वाले हैं. और लेकिन इसका जो फायदा है वो ये होगा, ज़ाहिर है पाकिस्तान को फायदा होगा इसका, और इसका जो फायदा होगा वो ये होगा कि हुकूमत पाकिस्तान आपको गैस उसी कॉस्ट पे सप्लाई कर रही होती है, करेगी जिस पे आपको गैस मिल रही होगी.
आप ये बात जानते होंगे कि पाकिस्तान जो है वो अब गैस के मामले में खुद कफील नहीं है. ज़ाहिर है हमारे पास गैस के बड़े ज़खायर मौजूद हैं. हमारी गैस फील्ड है, हमारे पास भिट है, और इसके अलावा सुई गैस तो ज़ाहिर है बड़ी मशहूर ज़माना है जिसके नाम पे हम इसको अब सुई गैस ही कहते हैं. डेरा बुगटी इस एरिया में बलूचिस्तान में. वो गैस तो हम तेजी से ख़त्म कर रहे हैं. वो तो हमने CNG VNG चक्रों में जो है ना, तो हमारी एक्चुअली जो गैस है वो सालाना कोई तकरीबन 4 से 5% के हिसाब से हमारी जो गैस के ज़खायर हैं वो कम हो रहे हैं. सो अपनी गैस की कमी को पूरा करने के लिए आप जानते हैं कि पाकिस्तान को RLNG जो है वो इम्पोर्ट करनी पड़ती है. RLNG स्टैंड्स फॉर रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस. तो ये बेसिकली गैस को जो है वो वाटर में कन्वर्ट या उसको लिक्विड में कन्वर्ट करके पोर्ट्स तक लाया जाता है शिप्स में. वहां पे टर्मिनल्स के थ्रू पूरे पाकिस्तान को गैस सप्लाई की जाती है. नाउ दिस इज वेरी एक्सपेंसिव गैस, वेरी एक्सपेंसिव गैस. इसी वजह से गैस की एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी है ये, लेकिन गैस बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए एक बहुत बुनियादी रॉ मटेरियल है. आप जानते हैं फर्टिलाइजर्स को गैस चाहिए होती है बिकॉज मीथेन इज द मेन कंपोनेंट थ्रू विच आप जो है वो यूरिया और वो जो फर्टिलाइजर्स वगैरह बना रहे होते हैं. इसके अलावा आप ये भी जानते हैं कि इंडस्ट्रीज को गैस की सप्लाई, उनकी अपनी जो हरारत की ज़रूरत होती है उसको पूरा करने के लिए इंडस्ट्रीज को जो है वो गैस सप्लाई की जाती है. पाकिस्तान की जो गारमेंट्स इंडस्ट्री है ख़ास तौर से वो अक्सर इस बात पे गिला शिकवा कर रहे होते हैं, जी हमारे महंगी है गैस और ये है, रीजनली कंपेरेटिव नहीं है. लेकिन बहरहाल उनको रीजनली कंपेरेटिव गैस प्रोवाइड की जाएगी. मैं और आप जैसे लोग और ज़ाहिर है बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी, हमारे लिए गैस की कीमत अब बहुत शदीद बढ़ने वाली है. ज़ाहिर है हम कराची में क्योंकि इतनी ज़्यादा हमारे यहाँ सर्दी पड़ती नहीं है तो हम लोग क्या तो गीज़र का इतना ज़्यादा कोई ख़ास इस्तेमाल होता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने बहुत बेदर्दी के साथ अपनी इस गैस को इस्तेमाल किया है. और अब वक्त आ गया है कि हमें अपने लाइफस्टाइल्स में तब्दीली लाना पड़ेगी. हमें जो है वो जो रात भर हम अपने गैस के जो क्या कहते हैं उसको गीजर जो है वो खुले छोड़ के चले जाया करते थे. अब हमें रात सोने से पहले घर में किसी एक की जिम्मेदारी लगानी पड़ेगी कि वो इसको बंद करे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सेविंग अ लॉट ऑफ मनी राइट नाउ. जैसे मैंने आपको बताया, जो एक कंपैरिजन मैंने आपको प्रेजेंट किया कि जो कि हमारे दोस्त उमैर अली खान ने जो है वो शेयर किया है कि अगर आपका गैस का बिल, जैसे मैं अगर देखता हूँ तो ओ माय गॉड, आई मीन आई एम लुकिंग एट, मेरा गैस का बिल तकरीबन कोई 2000 के करीब कहीं पे आता है, तो वो बढ़ के तकरीबन कोई 7,500 से 8,000. आई मीन हम एक बहुत बड़े 3 गुना होने की बात कर रहे हैं. सो ज़ाहिर है पैसे बचाने, ये लेकिन तिनका बचाएंगे तो उससे आशियाना बनता है. सो अगर आप बहुत अमीर हैं तो फिर तो खैर कोई फर्क नहीं पड़ता ना, फिर तो आप चिल करें, फिर तो आप गैस से अपना जनरेटर भी चलाएं. वैसे गैस से जनरेटर वाले चलाने लोग जो हैं वो शायद काफी सारे लोग अब सोलर पे मूव हो गए होंगे, लेकिन फिर भी गैस से लोग जनरेटर चलाते हैं, जो कि आप जानते हैं कि एक इलीगल चीज है. लेकिन खैर एनीवे, कमिंग बैक टू दिस, सो गाइस अपने जरा घर में बैठना पड़ेगा और बैठ के जरा एक बच्चों के सामने और घर वालों के सामने ये नया शेड्यूल जो है ये आप लोगों को रखना पड़ेगा. और आप बच्चों को बोलेंगे बताओ क्या डिसीजन है, क्या करना है. सो समबडी विल हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि रात में या सुबह कोई 15 मिनट या आधा घंटा पहले उठ के जो है गीजर चलाए, जब सब दफ्तर और नहाने धोने से जब तक जा चुके हों, बच्चे स्कूल जा चुके हों, इन चीज़ों से फारिग हो जाए. वैसे सर्दियों में लोग नहाते कौन सा है, कम ही नहाते हैं, चोर हो जाते हैं नहाने के. सो इस वजह से ये जिम्मेदारी लगा के इन चीज़ों को इस तरह मैनेज करें. लेट्स गो फॉर द ऑल्टरनेटिव्स. व्हाट आर द ऑल्टरनेटिव्स दैट वी हैव? लेट्स सी. इलेक्ट्रिक हीटर्स जो है वो भी आते हैं. डू अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. कराची वाले जनरली इन मामलों में काफी हल्के होते हैं बिकॉज हमें इतनी ज्यादा गीजर की एज आई सेड जरूरत पड़ती नहीं है. हमारे तो माशाल्लाह जनवरी में भी दोपहर में गर्मी हो रही होती है. सो दैट्स द थिंग. सो गाइस इस पूरी टॉक का मैंने कोई बहुत टेक्निकल बात नहीं की है यहाँ पे. जो लुब्बे लुबाब है और उसका जो हासिल है वो ये कि जरा बैठ के देखिए अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको जरा मॉडिफाई कीजिए और चेंज कीजिए, बिकॉज गैस अब महंगी हो गई है एंड इट इज गोइंग टू सीरियसली डेंट योर मंथली बजट्स. मैं मिडिल क्लास की बात करूं, अगेन आई रिपीट, अगर आप बहुत अमीर हैं तो फिर तो खैर आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेजॉरिटी बहुत अमीर नहीं है. मिलते हैं इस ब्रेक के बाद. डोंट गो एनीवेयर एंड कीप लिसनिंग. Welcome back guys, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं. This is the Sunrise Show with me Adil and of course this is the last link of the program. और जरा बात करते हैं कुछ फ़लस्तीन के हवाले से. एंड फ़लस्तीन नेचुरली कल एक और जो है वो सानेहा हुआ. वैसे तो ये अब सानेहात का पूरा एक मजमुआ ही बन गया है. गज़ा पे जिस बेदर्दी के साथ और बेशर्मी के साथ इसराइल बमबारी कर रहा है, लेकिन जबालिया के जो पनाह गुज़ीर लोगों का कैंप था वहाँ पे कल एक हमला हुआ. अच्छा यार, मैं यार ये इतने बेगैरत बेशर्म लोग हैं ये BBC वाले और ये लोग. यार सुबह मैं उनका वो प्रोग्राम सुनता हूँ और मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैं अपना गुस्सा किस पे उतारूं या क्या करूं. उनकी जो हेडलाइन थी वो ये था,
that the reports say that 50 people have died at a refugee camp after a blast in the camp. वो उनका कोई जुमला नहीं, उन्होंने बेसिकली कहा कि जी 50 people died after a blast. अबे भाई, तुम्हारा बाप इसराइल का जो एयरफोर्स का सरबराह है या पता नहीं कौन है, फौज का बंदा, वो इस बात को मान रहा है कि जी हमने ये हमला किया है. बोल दो भाई कि इसराइली अटैक में जो है वो 50 के करीब लोग. यार ये पता है, ये भी मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह हमारे कुछ सियासतदान जो है ना वो हमको वो चूटियां समझते हैं, क्या ये लोग भी दुनिया को यही समझ रहे हैं कि यार कि अब दुनिया, मेरे ख्याल से देखिए जी, पब्लिक ओपिनियन इस वक्त, ज़ाहिर है बहुत अफसोस की बात है कि तकरीबन कोई 8-8.5 हज़ार फ़लस्तीनियों को अपनी जान की कुर्बानी जो है वो देनी पड़ रही है. इस वक्त देयर आर नो publicly there are no takers for Israel right now. कहीं आपको कोई फुटबॉल क्लब का क्या नजर आ रहा होगा कि जहां पे कोई इसराइल का झंडा लेकर जा रहा है या कुछ जा रहा है, लेकिन आप ये जानते हैं कि जो फुटबॉल के फैंस हैं वो किस तरह सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में. कल आपने अमरीकी सेनेट में देखा, अमरीकी सेनेट में जिस वक्त एक हेयरिंग चल रही थी, और उस हेयरिंग में जो चल रही थी दैट वाज अबाउट, उसमें एंथनी ब्लिंकन जो है वहां पर मौजूद था. उसमें ये जो हेयरिंग चल रही थी दैट वाज अबाउट एक बहुत बड़ी इमदाद जो है वो अमेरिका देने वाला है. 14.3 अरब डॉलर की जो है वो इमदाद उनका देने का प्लान है. और इसमें लॉयड ऑस्टिन बैठा हुआ था, और इसके अलावा ये बैठा हुआ था एंथनी ब्लिंकन बैठा हुआ था, जो कि आपको जानते हैं कि खुद जायनिस्ट है, आई मीन वो यहूदी है. और अभी हाल ही में वन ऑफ द फर्स्ट इंटरनेशनल लीडर्स जो कि मिलकर आए थे इसके साथ, नेतन्याहू के साथ, आफ्टर दिस इनका गजा में जो हमला जो है वो स्टार्ट हुआ था. सो वहाँ पे अवाम गई, और वो सफ़ेद फार्म लोग थे जिन्होंने अपने हाथों पे जो है वो लाल रंग मले हुए थे, जो कि ज़ाहिर खून की अलामत थी, और वो सीज फायर की बात कर रहे थे. तो सीज फायर नाउ जो है वो एक इंटरनेशनल नारा और एक इंटरनेशनल स्लोगन जो है बनता जा रहा है. पब्लिक ओपिनियन कल यूरोप में, अमेरिका के बहुत सारे शहरों में ओवर द वीकेंड और कल भी जो है वो काफ़ी बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए. बट ऑल आइज आर गोइंग टू बी ऑन वाशिंगटन DC ऑन सैटरडे. इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कैंपेनिंग की जा रही है. बड़ी तादाद में लोगों को अर्ज किया जा रहा है, स्पेशली जो ईस्टर्न कोस्ट में अमेरिका की होते हैं, कि वो वाशिंगटन DC आए सैटरडे को, और वहाँ पे अमेरिकन कांग्रेस के सामने, और जो उनका वो जिसको नेशनल मॉल कहा जाता है, उस एरिया में जो है वो एक प्रोटेस्ट करने का इरादा रखते हैं फ़लस्तीनियों के हक में. और जाहिर है इन लोगों को भी अंदाज़ा है इस बात का कि ये जो कुछ ब्लड शेड हो रहा है इसमें अमरीकियों के भी जो है वो हाथ रंगे हुए हैं, चाहे वो बरतानवी हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, उर्सुला फॉन डर लायन. तो अवाम, अच्छा एक और भी जी बिल्कुल, कल मेरी एक नज़र से एक सर्वे भी गुजरा जिसमें कहते ये हैं कि तकरीबन मोर देन 60% ऑफ द अमेरिकन पॉपुलेशन वांट्स अ सीज फायर राइट नाउ. इसमें तकरीबन कोई 15 से 20% लोग हैं जो कि सीज फायर को ख़त्म नहीं होना चाहते. वो कहते हैं कि जी ये कार्रवाइयाँ चलती रहनी चाहिए, लेकिन 60% से ज़्यादा लोग जो है वो सीज फायर के हक़ में हैं. और इसका मतलब ये है कि ओवरऑल जो पब्लिक परसेप्शन है वो बदल रही है, बिकॉज ज़ाहिर है जिस तरह की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं और जिस तरह की फुटेजेस हम देख रहे हैं, दिस इज़ रियली हार्ट ब्रेकिंग. और आज भी मैंने आपको बताया था कि जंग के या डॉन के सफ़ाई अव्वल पे जो तस्वीर आई हुई है, दिस इज सो सैड. बट नेवरदलेस यार, अल्लाह ताला आसानियां पैदा करे. कल जी हमने सुना है काफ़ी सारे लोग एक्साइटेड हो रहे थे जी, यमन ने जो है वो जंग का ऐलान कर दिया है. उनको बेसिकली अपने आप को हालत जंग में जो है वो डिक्लेयर कर दिया है अगेंस्ट इजराइल. और यमन के जो जिसे कहते हैं जी, दे बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. वो उन्होंने ये बात की है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये यमन की गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, बल्कि यमन की जो रेबल्स हैं वहाँ पे, हूती रेबल्स जिनको कहा जाता है, उनका कहना ये है कि दे विल कंटिन्यू टू लॉन्च मिसाइल ऑन इजराइल अंटिल द इजरायली एग्रेशन स्टॉप. सो उनका ये कहना है, आई मीन ये यमनी गवर्नमेंट की तरफ, यमनी गवर्नमेंट आई एम सॉरी टू से अफोर्ड भी नहीं कर सकती कि वो जाके इनके साथ जो है वो लड़ाई कर सकते होंगे, लेकिन फिर भी तो थोड़ा बहुत हमें सही खबरों को गलत खबरों से अलग करना भी जो है वो आना चाहिए. चलें, ये गैस के हवाले से हमने बात की थी, तो ज़रा मैं आपको जो है उसको बताता चलूँ कि अली आतिफ सईद साहब कहते हैं गैस जनरेटर इज़ नॉट इलीगल. आई गॉट अ रिटन परमिशन फ्रॉम SSGC फ्यू ईयर्स अगो. चलें, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने बड़े अच्छे तरीके के साथ जो है ना वो ये किया है. लेकिन हम ये भी जानते हैं कि ज़्यादातर लोग जो गैस जनरेटर चला रहे होते हैं वो इतनी ज़्यादा इसको जो है ना इसको लीगल तरीके से नहीं चला रहा. जहाँ से मिनास कहते हैं, आई रिमेंबर मोजाम्बिक इज ऑल्सो एक्सपोर्टिंग RLNG. एनी न्यूज़ अबाउट दैट?
मोज़म्बिक में गैस के बड़े ज़खायर जो है वो दरियाफ्त हुए हैं और हमारे एक दोस्त बल्कि जो कि एक पाकिस्तानी कंपनी वो जो एक कंपनी वहाँ पे काम कर रही है वो उसके पाकिस्तानी यूनिट में हुआ करते थे, फिर वो वहीं चले गए। मोज़म्बिक से उनके मैसेजेस आ रहे होते हैं आसिफ साहब से, उनसे पूछ के आपको हम बता देंगे कि भैया आपने एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दिया या नहीं। जुनेद अहद साहब कहते हैं रात में गैस बंद करने की जिम्मेदारी ओवरऑल कराची में SSGC ने खुद ली हुई है। हाँ ये बात ये काफ़ी जगहों में है ये कि गैस जो है वो रात में काफ़ी सारे इलाकों में जो है बंद कर दी जाती है, लेकिन तमाम इलाकों में तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो रहा है। काफ़ी सारे इलाकों में रात में गैस, और ये बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये करते रहना चाहिए। लेकिन दिन में तो गैस आ रही है ना, अबे उसी वक्त सोच लें किस वक्त ज़रूरत है हमें गैस की। बात का सेंट्रल आइडिया समझा करें यार। ओके जी, और क्या सीन है। ख्वाजा हमीद अख्तर साहब कहते हैं जनाब आप तो नौजवान हैं, बात दिल की होती है, दिल जवान उमंगे जवान, हमने 20-25 साल के बुड्ढे कूसट देखे हैं। ओह चलें, ये किसी ने मेरी आवाज़ के हवाले से बात की थी। सो या अच्छा जी, खावर साहब कहते हैं ब्रो आज डिफरेंट काइंड ऑफ मूड में है सॉन्ग्स को लेकर आप। आई लव योर प्लेलिस्ट टुडे। थैंक यू सो मच सर। तकी जैदी साहब ने भी नुसरत अली खान साहब के इस गाने को पसंद किया। थैंक यू सो मच। सो गाइस इट्स टाइम टू टेक योर लीव। इंशाल्लाह कल मेरी आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। सो टिल देन गुड बाय, गॉड ब्लेस, अल्लाह हाफिज एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। This is Mira FM 107.4.